दिस वीडियो वी विल डिस्कस टोटल ऑप्टिमैलिटी। अब ये टोटल ऑप्टिमैलिटी क्या है, पहले इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, देन डायग्रामेटिकली इस चीज़ को समझेंगे। तो देखो इसमें टोटल ऑप्टिमैलिटी क्या बोला है। इसने बोला टोटल ऑप्टिमैलिटी इज डिटरमाइंड बाय मैक्सिमाइजिंग टोटल प्रोडक्शंस मीन्स गिवन द ऑफ गुड्स Q1 Q2 मीन्स हमारे कंट्री में टू गुड्स का बेसिकली फॉर अ प्रोड्यूसर वो टू गुड्स का कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है सब्जेक्ट टू अवेलेबल इनपुट यानी गिवन द इनपुट एंड देयर प्राइस। ठीक है, मीन्स एक प्रोड्यूसर मार्केट में विद गिवन इनपुट एंड देयर प्राइस उन इनपुट को यूज़ करके दो गुड्स का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना। अब ये प्रोडक्शन क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई कंज्यूमर प्रेफरेंस, ताकि कंज्यूमर की प्रेफरेंस को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। अब मार्केट के अंदर प्रोडक्शन तो तभी होगी ना जब कंज्यूमर डिमांड करेगा। तो जब भी कंज्यूमर डिमांड करता है तो प्रोड्यूसर की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम उनके प्रेफरेंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो ये टोटल ऑप्टिमैलिटी समझ में आती है कि मीन्स विद गिवन इनपुट्स एंड प्राइस प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन टू सेटिस्फाई कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब इससे पहले एक हम चीज़ पढ़ेंगे, मीन्स एक टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसको ध्यान से देखना। दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पॉसिबिलिटी कर्व दैट इज PPC। शायद ये पढ़ा हो इकोनॉमिक्स के बेसिक नॉलेज में। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC। बच्चे देखो, अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ है हमारा गुड X एंड ऑन Y एक्सिस गुड Y। अब ये क्या है, दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी PPC। PPC का मतलब होता है विद गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। मीन्स विद गिवन रिसोर्सेज एक प्रोड्यूसर दो गुड का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस कर सकता है विद गिवन रिसोर्सेज। मान लो एक प्रोड्यूसर है, उसके पास लेबर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी क्या है, गिवन है। तो उस रिसोर्सेज को यूज़ करके वो दो गुड को प्रोड्यूस करना। अगर वो PPC कर्व पे है तो इट्स मीन्स फुल यूटिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन A मीन्स कुछ X, यहाँ पर ये इन दैट पॉइंट कुछ X कुछ Y ये प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ गुड X यहाँ पर ये Y और एट दैट पॉइंट X3 Y3 मीन्स दिस इज A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट D पॉइंट। तो दिस इज PPC कर्व। PPC कर्व क्या होता है? PPC कर्व इज अ कर्व दैट अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस combination of two goods with using given resources and technology। मीन्स उनके जितनी भी रिसोर्सेज गिवन है उसको यूज़ करके एक प्रोड्यूसर इन एन इकनॉमी गुड टू का कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स ये अगर हम PPC कर्व पे हैं तो इट्स मीन्स फुल यूटिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज जितने भी हमें गिवन है उसका हम फुल टू यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम अंदर हैं तो इट्स मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम बाहर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बाहर हम दो गुड का कॉम्बिनेशन चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स बियॉन्ड अवर गिवन रिसोर्सेज। तो दिस इज PPC कर्व। तो यहाँ तक बात समझ में आती है? बच्चे देखो PPC कर्व में एक वर्ड यूज़ होता है MRT। इसका मतलब हुआ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस वर्ड का क्या मतलब है ये भी समझ में आ जाएगा। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स MRT, ये स्लोप ऑफ PPC है। मीन्स देखो जब हम गुड मैंने X से X1 किया मीन्स तो मैं Y
मैंने इतना सेक्रीफाइस किया इतने को बढ़ाने के लिए, यहाँ तक नहीं, वाई टू है ना, यहाँ तक ये वाला पॉइंट, यानी यहाँ तक। तो मैंने एक्स कॉमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाई, तो मीन्स कुछ मैंने वाई रिसोर्सेज, कुछ गुड वाई के मैंने रिसोर्सेज किस में ट्रांसफ़र कर दिए, एक्स को प्रोड्यूस करने में। दोबारा सुनो, अगर मैंने प्रोडक्शन एक्स का एक्स से x1 करना है, ठीक है, इन दैट केस मुझे कुछ रिसोर्सेज वाई के, यानी गुड वाई में जितने भी रिसोर्सेज लग रहे थे उसके रिसोर्सेज कुछ कहाँ ट्रांसफ़र करने ही पड़ेंगे, x1 पे। क्यों? बिकॉज वी आर फुल यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज है सबका यूटिलाइजेशन हो रहा है, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हमें कुछ यहाँ के रिसोर्सेज गुड एक्स के प्रोडक्शन, गुड वाई के प्रोडक्शन के कुछ रिसोर्सेज गुड एक्स के प्रोडक्शन में लगाने पड़ेंगे। इसीलिए इसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स कुछ इसके रिसोर्सेज मैंने किस में ट्रांसफ़र कर दिए, गुड एक्स के प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफ़र कर दिए। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब तुम बोलोगे आइसो क्वांट क्या है, तो आइसो क्वांट बस क्या करता है, वो प्रोडक्शन को भी शो करता है, बट वो शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स। बट इन केस ऑफ पीपीसी इट शो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है विद गिवन रिसोर्सेज। एंड आइसो क्वांट बताता है कि हमें अगर कोई एक आउटपुट लेवल प्रोड्यूस करना है तो उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, दैट इज़ लेबर एंड कैपिटल का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। पीपीसी, दिस इज़ एमआरटी, एमआरटी इज़ अ स्लोप ऑफ पीपीसी। तो बच्चे देखो, जो एमआरटी का स्लोप है वो है sacrificing of Q2 यानी क्वांटिटी टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ 1। इसका सिंपल फॉर्म में हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2। अब ये मार्जिनल कॉस्ट क्या है बच्चे, देखो जब भी बात आती है मार्जिनल की, तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट। जब मैं गुड एक्स का एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरी उसकी कुछ ना कुछ एडिशनल कॉस्ट आ रही होगी। ऐसे जब मैं वाई का एक कुछ कंजप्शन, वो कुछ प्रोडक्शन कम कर रही हो तो उसकी कुछ ना कुछ एडिशनल, यानी कुछ ना कुछ जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। तो मीन्स इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए हमें कितना इसमें कॉस्ट हमने कम किया है, इसको भी बोलते हैं क्या, एमआरटी। एमआरटी का मतलब हुआ कि जब हमने गुड एक्स का एक यूनिट प्रोडक्शन ज़्यादा किया तो एक यूनिट प्रोडक्शन से हमारा एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आती है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा अगर मैंने वाई का प्रोडक्शन कम कर दिया तो उसमें जो कॉस्ट में चेंजेस आए हैं तो वो कॉस्ट हमारी यहाँ पर शो कर रही है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये माइनस लेकर चलते हैं, तो मीन्स एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्लोप ऑफ पीपीसी इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2। एक बार बहुत क्लियर डायग्राम बनाती हूँ, उसको ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पर गुड एक्स गुड्स वाई, देखो ये हमारा पीपीसी है ना। तो इसका स्लोप क्या है, एमआरटी। एमआरटी मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 गुड। बच्चे देखो ये है इसका स्लोप, दिस। तो ये जो मेरा स्लोप है वो क्या है, ये है। इस स्लोप का फॉर्मूला ये है, यानी स्लोप ऑफ पीपीसी। दिस इज़ अवर पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मीन्स दो इनपुट्स को यूज़ करके हम दो गुड का क्या कॉम्बिनेशन, क्या पॉसिबिलिटी है ये। तो देखो यहाँ पर अब वर्ड देखो, ये तो मैंने पढ़ा दिया ऑप्टिमैलिटी क्या होती है। ये अब देखो यहाँ पर ऑप्टिमल टोटल प्रोडक्शन, ध्यान से देखना ये बहुत आगे काम आएगा। इट्स सच डैट marginal cost 1 and marginal cost 2
इक्वल्स टू P1 एंड P2। अब इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। विच एक्सटेंडेड टू मार्जिनल कॉस्ट 1 एंड मार्जिनल, यहाँ पर आएगा प्राइस P1 इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 एंड प्राइस P2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? देखो मार्केट में हमारी जो एक्स्ट्रा मार्जिनल कॉस्ट आती है वो किसकी मार्जिनल कॉस्ट आ रही है? गुड एक्स की, यानी गुड वन की। तो गुड वन की जो मार्जिनल कॉस्ट होगी ना वो इक्वल्स टू उस गुड के प्राइस के इक्वल होगी। मीन्स कि जो गुड वन का हम प्राइस रख रहे हैं वही हमारा कॉस्ट निकला है। तो यहाँ तक बातें समझ में आती है। तो बच्चे देखो टोटल ऑप्टिमैलिटी क्या हो गई? टोटल ऑप्टिमैलिटी it's such that optimal production meets optimal consumption। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कंजप्शन। मीन्स देखो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 इक्वल्स टू P1 एंड P2। ये तो मेरा प्रोडक्शन का केस है ना, ये मेरा प्रोडक्शन का है। लेकिन इसने क्या बोला? टोटल ऑप्टिमैलिटी वहाँ होगी जहाँ मेरा प्रोडक्शंस किसके इक्वल होगा? कंजप्शन के इक्वल, है ना। यानी मेरा जो ऑप्टिमल प्रोडक्शंस है वो तभी तो पॉसिबल है ना जब कोई डिमांड कर रहा है। तो मीट्स ऑप्टिमल कंजप्शन, और ऑप्टिमल कंजप्शंस की मैंने तुम्हें इन 2 केस में ये कराया था। तो जब भी टोटल ऑप्टिमैलिटी की बात आती है तो टोटल ऑप्टिमैलिटी तब होती है जब हमारा ऑप्टिमल प्रोडक्शन इक्वल्स टू ऑप्टिमल कंजप्शन हो। तो ऑप्टिमल कंजप्शन एंड ऑप्टिमल प्रोडक्शन की ये कंडीशन समझ में आती है। तो यानी टोटल ऑप्टिमैलिटी कहाँ आएगी? जब मेरा ऑप्टिमल प्रोडक्शन मीट्स ऑप्टिमल कंजप्शन। दिस इज द केस ऑफ, देखो दिस इज द केस ऑफ ऑप्टिमल प्रोडक्शन एंड दिस इज द केस ऑफ ऑप्टिमल कंजप्शन। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। देन वी विल मूव नेक्स्ट टॉपिक। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा पीपीसी। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने पढ़ा टोटल ऑप्टिमैलिटी। तो टोटल ऑप्टिमैलिटी कहाँ होती है? दोबारा देख लो। जहाँ हमारा ऑप्टिमल प्रोडक्शन इक्वल्स टू ऑप्टिमल कंजप्शन। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने प्रोडक्शन एंड कंजप्शंस। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। टोटल ऑप्टिमैलिटी, देखो यहाँ पर भी लिखा सेटिस्फाई कंज्यूमर प्रेफरेंस। मीन्स टोटल जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमारे कंज्यूमर के प्रेफरेंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। और दिस इज़ द केस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 गुड, प्राइस ऑफ 1 प्राइस ऑफ 2 इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी 1 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 गुड। दिस इज़ द टोटल ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। देन मैंने प्रोडक्शन फंक्शन समझाया। प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आता है। ये प्रोडक्शन फंक्शन का स्लोप हमारा MRT है। मीन्स कितना रिसोर्सेज मैंने वाई का गुड एक्स में शिफ्ट कर दिया। सो इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्लोप ऑफ PPC समझ में आ गया। और स्लोप ऑफ PPC ये रहा। और इसमें हमने क्या पढ़ लिया? टोटल ऑप्टिमैलिटी सच दैट ऑप्टिमल प्रोडक्शन मीट्स ऑप्टिमल कंजप्शन। मीन्स दिस इज द केस ऑफ टोटल ऑप्टिमैलिटी। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हमें। बच्चे देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, अब ये एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी इज एक्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मैक्सिमाइजेशन।
मीन्स अगर एक कंज्यूमर है तो वो अपना क्या करेगा, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करेगा। अगर एक प्रोड्यूसर है तो वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। तो देखो एफिशिएंसी, तो मैं बोल सकती हूँ एफिशिएंसी इज़ एन एक्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन। अगर किसी भी चीज़ का मैक्सिमाइजेशन यानी इक्विलिब्रियम है तो इट्स मीन्स देयर इज़ एफिशिएंसी। अगर वहाँ पर मैक्सिमाइजेशन नहीं है मीन्स एक कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कर ही नहीं पा रहा, देन देयर इज़ इनएफिशिएंसी। या फिर अगर एक प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहा, देन इन दैट केस देयर इज़ इनएफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मीन्स इज़ एन एक्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन, मीन्स किसी भी चीज़ का मैक्सिमाइजेशन। एज अ प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एज अ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन, और इन एन इकोनॉमिक, अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूँ सोशली, तो वहाँ पर हमारा सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आती है एफिशिएंसी। अब बच्चे देखो एफिशिएंसी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप देखो, ये हमारा प्रोडक्टिव। तो एफिशिएंसी का मतलब समझ गया, यहाँ पर एफिशिएंसी का मतलब समझ में आता है। एफिशिएंसी मीन्स मैक्सिमाइजेशन। बट हमारे इकनॉमी में देखो ज़रूरी एफिशिएंसी हो तो कुछ इनएफिशिएंसीज भी होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनएफिशिएंसी। एक होता है प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। अब ये प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी क्या है? प्रोडक्टिव मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी कब होगा? जब हम इनपुट का ढंग से एलोकेट नहीं कर पाएंगे, यानी सही तरीके से जब हमने इनपुट का यूटिलाइज नहीं किया। तो प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी का मतलब होता है इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। मीन्स हमने प्रोडक्शन में इनपुट्स का कॉम्बिनेशन सही तरीके से नहीं किया, इसलिए एक प्रोड्यूसर का एम अचीव नहीं कर पाए, मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पाए हम। तो दिस इज़ द इनएफिशिएंसी। अगर मैं बोलूँ कि प्रोडक्शन में इनएफिशिएंसी कब आती है, तो प्रोडक्शन के केस में इनएफिशिएंसी तब आएगी जब वहाँ पर इनपुट का एलोकेशन ठीक तरीके से नहीं किया गया होगा। मीन्स वहाँ पर जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है, मीन्स हाउ मैनी लेबर एंड हाउ मैनी कैपिटल के जो कॉम्बिनेशंस हैं, जब वो कॉम्बिनेशन अब ठीक नहीं लेते हैं तो वहाँ पर हमारा प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी आ जाता है। वाई? बिकॉज प्रोड्यूसर अपना मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट नहीं अचीव कर पाता। या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी में एक प्रोड्यूसर अपना गोल नहीं अचीव कर पाता। तो ये एक इनएफिशिएंसी समझ में आती है। तो सेकेंड इनएफिशिएंसी क्या हो सकती है? एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। अब ये एलोकेटिव इनएफिशिएंसी क्या है बच्चे? देखो ये एलोकेटिव मीन्स देखो, तो ये है इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। मान लो एज अ कंज्यूमर मैंने अपने इनकम को ढंग से एलोकेट नहीं कर पाई। मान लो मेरे पास, मैंने पढ़ाया था ना कंज्यूमर बिहेवियर, इन कंज्यूमर बिहेवियर में हम 2 गुड्स को लेकर चलते हैं, गुड्स 1 एंड गुड्स 2, और विद गिवन बजट, हमारी जो बजट होती है उस बजट को हम किस तरीके से अपने 2 गुड्स पे एलोकेट करें ताकि कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो अगर मैं एलोकेटिव इनएफिशिएंसी की बात कर रही हूँ तो इट्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर। तो इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स मतलब मैंने 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को ठीक तरीके से नहीं किया। या तो हो सकता है मैंने अपनी कुछ इनकम ज़्यादा एक्स गुड पे खर्च कर दी और कम मैंने अपना इनकम वाई गुड पे खर्च कर दिया, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड को मैं ठीक तरीके से एलोकेट नहीं कर पाई। तो यहाँ तक समझ में आती है? ओके। थर्ड बच्चे, एक इनएफिशिएंसी किस में हो सकती है? एक हो सकती है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव इनएफिशिएंसी क्या है? ये भी तो किसी चीज़ का नाम होगा।
तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव इनएफिशिएंसी का मतलब होता है इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। मान लो हमारे सोसाइटी में जो बेनिफिट्स था वो बेनिफिट्स हमने सही तरीके से पुअर के बीच में एलोकेट नहीं किया, या फिर हो सकता है कि जो सोशल का जो ज़्यादा बेनिफिट है वो रिचेस्ट लोगों ने ज़्यादा ले लिया। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो एफिशिएंसी मीन्स मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन कब होता है? जब हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज करते हैं। बट इनएफिशिएंसी वहाँ आ जाता है जहाँ हमारा या तो कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाए, या फिर हमारा मैक्सिमाइजेशन लेवल अचीव ना हो, या फिर हमारे पास जो रिसोर्सेज गिवन है उसका हमने ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनएफिशिएंसी। इन केस ऑफ प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी मीन्स मैं प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोड्यूसर। तो प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी कहाँ आएगा? जब प्रोड्यूसर अपने इनपुट्स का कॉम्बिनेशन ठीक तरीके से नहीं लगा पाएगा, मीन्स हाउ मैनी कैपिटल एंड हाउ मैनी लेबर। और एलोकेटिव इनएफिशिएंसी तब होती है जब एज अ एक प्रोड्यूसर ये नहीं बता पाए कि उसकी इनकम कहाँ एलोकेट करनी है, दो गुड्स में क्या मतलब क्या कॉम्बिनेशन रखना है। तो एलोकेटिव इनएफिशिएंसी कंज्यूमर से रिलेटेड है एंड प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव इनएफिशिएंसी इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। मीन्स सोसाइटी में, यानी सोसाइटी में जो बेनिफिट है, यानी जो गवर्नमेंट है, मान लो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ने हमारे इकनॉमी में कितना बेनिफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि कुछ बेनिफिट ज़्यादातर रिचेस्ट लोगों के पास पहुंचता है, या कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं जो पुअरेस्ट में बटना होता है बट उसका बेनिफिट रिचेस्ट ले जाते हैं। तो मीन्स वहाँ पर तो बेनिफिट का ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पाया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव इनएफिशिएंसी किस में आती है? सोसाइटी में, यानी सोशल इकोनॉमी में आती है। तो ये कब आएगी? जब हमारा बेनिफिट ठीक तरीके से एलोकेट नहीं हो पाएगा। तो एफिशिएंसी समझ में आती है। एफिशिएंसी, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनएफिशिएंसी? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनएफिशिएंसी। तो एक बार देख लो, फिर मैं तुम्हें आगे और पढ़ाती हूँ। आगे फिर मैं तुम्हें एक इक्विलिब्रियम का पढ़ाऊँगी कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो यू नो इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इज़ अ पोजीशन और बैलेंस जहाँ से कोई भी मूव करना पसंद ना करें, मीन्स दैट इज़ अ बेस्ट पोजीशन। एक ऐसा लेवल जहाँ पर तुम्हें हायर सेटिस्फैक्शंस मिल रही है, मीन्स हायर मैक्सिमाइजेशन लेवल, जहाँ से ना तो प्रोड्यूसर मूव करना चाहेगा ना ही एज अ कंज्यूमर मूव करना चाहेगा। तो बच्चे देखो, एक हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। तो एफिशिएंसी समझ में आ गई। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? हम इक्विलिब्रियम को ब्लिस पॉइंट भी बोल सकते हैं। मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ पर कोई मूव ना करना चाहे, जहाँ पर हर कोई क्या कर रहा है? बेनिफिट, मीन्स मैक्सिमम या तो सेटिस्फैक्शन ले रहा है, मैक्सिमम या तो प्रोडक्शन हो रहा है, या मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो रहा है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखूँ तो यहाँ पर इसने बोला इक्विलिब्रियम इज एन इंडिकेटर ऑफ स्टेबिलिटी। जहाँ पर क्या आ जाए? एक स्टेबिलिटी आ जाए, जहाँ से तुम मूव ना होना चाहो, स्टेबिलिटी। या फिर इट रिप्रेजेंट्स बैलेंस, मीन्स एक बैलेंस आ गया। तो यहाँ तक समझ में आता है। अब देखो इसने क्या बोला, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम is such that there is no chance to change, मीन्स तुम चेंज ही करना पसंद नहीं कर रहे हैं। बिहेवियर मीन्स मान लो तुमने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले लिया, दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन लगाया
विद गिवन बजट कि वहाँ पर तुम्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो इन दैट केस तुम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना पसंद करोगे। तो इक्विलिब्रियम समझ में आता है। तो बच्चे देखो, इक्विलिब्रियम इज़ एन इंडिकेटर ऑफ स्टेबिलिटी, इट्स रिप्रेजेंट बैलेंस, ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज सच दैट देर इज़ अ नो चांस टू चेंज बिहेवियर, मीन्स हम एक ब्लिस पॉइंट पे आ गए जहाँ से हम चेंज करना, अपना बिहेवियर चेंज करना नहीं चाहते हैं। तो इक्विलिब्रियम समझ में आता है। बच्चे इक्विलिब्रियम 2 टाइप्स के होते हैं। अब ये 2 टाइप्स इक्विलिब्रियम क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। हम उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। अब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एफिशिएंसी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनएफिशिएंसी एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज अ ब्लिस पॉइंट, मीन्स इट इज़ अ बैलेंस जहाँ पर नो चांस टू चेंज बिहेवियर, when no one want to change their behavior at point of equilibrium। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आती है। ओके।